हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो देखो, बाई हुआ कौन है, क्या है, कितना है, क्यों है, किस लिए है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। हमें इतना ही पता है कि बाई हुआ शायद एक पिल है, बट राइटर ने इसे पूरी तरीके से अभी तक रिवील नहीं किया। हो सकता है कि आगे की स्टोरी लाइन में हमें ये चीज पता चले, तो इसीलिए अभी आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इतना ही पता है कि बाई हुआ जोयान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब आप लोग फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख के आना, क्योंकि पिछला एपिसोड सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और धमाकेदार था। तो मैं आपको पिछला एपिसोड थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है कि जियोयान को पता चल जाता है कि कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क कहाँ मिलेगा, जो कि होता है बर्निंग एसेंस वैली में, और वहाँ जाने के लिए अभी भी 2 महीने थे, इसलिए जियोयान अपनी ट्रेनिंग करता है। इस बीच जियोयान कियानियान से भी मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कियानियान को बाई हुआ पसंद है। ये देख कर लिंग बिंगजुआन काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है कि कियानियान को जियोयान पसंद नहीं है। तभी जियोयान भी उसे गले लगाता है और कुछ रोमांटिक सीन्स हमें दिखाए जाते हैं लिंग बिंगजुआन और जियोयान के बीच में। जिसके बाद हमें सी हॉल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे घोस्ट हॉल के मेंबर्स आ गए थे जो कि किंग यांग सिटी में अटैक करने वाले थे। तो उनके बीच की हमें कुछ बातें बताई जाती है और उनकी प्लानिंग बताई जाती है। जिसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और रिटर्निंग लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर और लिंग बिंगजुआन जियोयान को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होती है, जो कि हमें काफी डिटेल में मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया है। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और उसके बाद हमें लास्ट में दिखाया गया था कि घोस्ट हॉल के वो लोग किंग यांग सिटी में पहुंच गए थे और जियोयान का ग्रुप भी वहां पहुंच गया था, जहाँ पे झोउताई एक 8 स्टार के बंदे पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो अपने पपेट को सामने कर देता है, जिससे झोउताई थोड़ा सा इंजर्ड हो जाते हैं। और ये देखकर लुओजिन काफी हैरान होता है और मैं ये एपिसोड भी वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। हालांकि जहाँ पे लुओजिन अभी हैरान हुआ ही था कि तभी अचानक से जियोयान वहाँ पे होता है और झोउताई की ऐसी हालत देखकर थोड़ा सा उदास भी होता है। साथ ही जियोयान देख सकता था कि झोउताई का जो ऑरा है काफी ज्यादा वीक है, इसलिए तुरंत ही एक मेडिसिनल पिल निकाल कर उन्हें खिला देता है। तुरंत एक मेडिसिनल पिल उन्हें खिला देता है। जिसके बाद जियोयान घूमता है तो तीनों पपेट पे उसकी नजर पड़ती है, तो वो तुरंत ही कहता है, ओह पपेट। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही उन पपेट के पीछे उन 3 लोगों को देखता है जिनकी ये पपेट थी। और इसके बाद एक किलिंग इंटेंट के साथ जियोयान कहता है, तो ये आप लोग हैं जिन्होंने पपेट का यूज करके उन्हें घायल किया है। तभी जियोयान की बात को सुनकर तियान लोंग तुरंत ही जियोयान की तरफ देखता और कहता है, ये सही है, ये आदमी अपनी लिमिट नहीं जानता। वो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट होने के बाद हमें मारना चाहता था, इसीलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। हालांकि तुम कौन हो और क्या तुम उसकी तरफ से खड़े होना चाहते हो। और इसके बाद तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और जियोयान की खिल्ली उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वे तीनों ही भाई एक साथ अपनी तीनों पपेट का यूज करते हैं तो वो रिटर्नेस लेवल के एक्सपर्ट को भी काफी इजीली हरा सकते हैं, इसलिए वो जियोयान को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तभी फू योलोंग कहता है, ये लड़का जियोयान है, जब तक हम इससे निपट सकते हैं दूसरे कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद वो लुओजिन और लिंग बिंगजुआन की तरफ देखता है। हालांकि वो थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन उसे पता था कि सामने वाली पार्टी केवल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की एक्सपर्ट है, इसीलिए उसे कोई भी डर नहीं था। हालांकि तभी वो तीनों लोग कहते हैं, ओह तो ये ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का वो लड़का है जिसने आपको बुरी तरीके से पीटा था। तभी तियानसी भी तुरंत ही कहता है, फू यालोंग तुम वास्तव में एक बच्चे से हार गए, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन सच में ओरिजिनल है। हालांकि उनकी बातों को सुनकर फू यालोंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो तीनों ब्रदर कहते हैं, आप देखो हम तीनों भाई उसे कैसे सबक सिखाते हैं, इसे आपके लिए बदला माना जा सकता है। और इसके बाद वो तीनों लोग तुरंत ही एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और वो तीनों पपेट जियोयान से 100 फीट दूर रुक जाते हैं। और इसके बाद वो तीनों कहते हैं, मैंने सुना है बच्चे तुम अपने से पावरफुल लोगों को भी चैलेंज कर सकते हो, आज हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। और इसके बाद वो पपेट तुरंत ही जियोयान को हर तरफ से घेर लेती है। ये देखकर लुओजिन और लिंग बिंगजुआन काफी ज्यादा उदास होते हैं और इस टाइम पे उनकी ओरिजिन कोई फ्लक्चुएट होने लगी थी। और जैसे ही लिंग बिंगजुआन आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी जियोयान उसे हाथ का इशारा करके रोक देता है। और इसके बाद कहता है, क्योंकि उनका टारगेट मैं हूँ तो इनसे मैं खुद निपट लूंगा, आप लोगों को उन 2 साथियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके अटैकों से सावधान रहें। हालांकि लिंग बिंगजुआन का मन जियोयान को छोड़ के जाने का तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो जियोयान की बात सुनती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियोयान को भरोसा नहीं होता तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहता। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही उन तीनों पपेट को देखता है। जियोयान को एक चीज तो पता थी कि अगर ये पपेट झोउताई को घायल कर सकती है तो ये नॉर्मल पपेट तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। साथ ही जियोयान जो कि हर समय अपने साथ एक पपेट लेके चलता था, उसे अच्छी तरीके से पता था कि पपेट की पावर क्या होती है और एक ही टाइम पे 3 पपेट का सामना करना ये जियोयान के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला होने वाला था। साथ ही जियोयान को पता था फू योलोंग और दूसरे लोग अभी भी फाइट में एंटर नहीं हुए, और अगर वो एक बार फाइट में एंटर हो जाते हैं तो जीत के चांसेस पहले ही कम हो जाएंगे। इसलिए जियोयान तुरंत ही तियान ब्रदर की तरफ देखता है और इस टाइम पे देख
सकता था जोयान कि वो जिन पपेट को कंट्रोल कर रहे हैं वे तीनों रिटर्नेंस के लेवल पर थी और इन्हें कंट्रोल करने वाले 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे। जिसके बाद जोयान अचानक ही कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एक थॉट आता है और इसके बाद जोयान के 2 एल्यूजनरी क्लोन जोयान की बॉडी से निकलते हैं और ये जोयान की 9 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है। इस टाइम पे जोयान के सभी एल्यूजनरी क्लोन की पावर 9 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर पहुंच गई थी और एक साथ फ्यूज करने पे उनकी पावर इंटरमीडिएट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर थी। हालांकि तियान ब्रदर जोयान के एल्यूजनरी क्लोन को देखकर कहते हैं क्लोन काफी लेयर डू स्केल है, हालांकि ये अभी भी हमारे पपेट के सामने कागज का एक टुकड़ा है। और इसके बाद जोयान की खिल्लियां उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद अपनी पपेट जोयान की तरफ शूट करते हैं और एक ही ऑर्डर के साथ वो तीनों पपेट लाइटिंग की स्पीड के साथ जोयान की तरफ भागते हैं और एक ही पल में जोयान के सामने अपेयर होके तुरंत ही अपना पंच जोयान की तरफ बढ़ा देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है डेसोलेशन फिंगर और इसके बाद तीनों ही जोयान यानी एक जोयान और 2 एल्यूजनरी क्लोन डेसोलेशन फिंगर को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो तीनों ही अटैक तीनों पपेट के हाथ से जाकर टकराते हैं। हालांकि कोई भी देख सकता था कि पपेट के पंच से टकराते ही वो डेसोलेशन फिंगर कुछ सेकंडों के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि जोयान हार चुका है अपने पहले अटैक में और इसीलिए पीछे के सभी लोग तुरंत ही कहते हैं जोयान और इस टाइम पे वो जोयान के लिए काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। हालांकि इसी टाइम पे तियान ब्रदर एक दूसरे को देखते हैं और इविल स्माइल के साथ तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं कितना लापरवाह बच्चा है, वो हमारे पपेट को रोकने के लिए 2 एल्यूजनरी क्लोन पे निर्भर कर रहा है, लगता है ये जल्दी ही मरना चाहता है। तभी दूसरा कहता है एकमात्र ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट हमारा ओपोनेंट नहीं हो सकता। तभी तीसरा बंदा कहता है मैंने तो सोचा था फाइट में मजा आएगा लेकिन हम इतनी आसानी से जीत जाएंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। हालांकि उन्होंने जोयान को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था, लेकिन तभी अचानक उनके कान में एक आवाज आती है, ओह क्या ऐसा है? 3 8 स्टार डाउडी वास्तव में एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट को इतना छोटा समझने की हिम्मत करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी हिम्मत आई कहाँ से? ये आवाज जैसे उनके कानों में पड़ती है तो उनकी तो आत्मा कांप जाती है और इसके बाद जोयान उनके सामने अपेयर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने मान लिया था कि जोयान उन तीनों की पपेट से हेवीली इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन ये तो उसके सामने भूत जैसा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं आप ये कैसे हो सकता है? इस टाइम पे उनकी आंखों में डर और हड़बड़ाहट कोई भी देख सकता था। तभी जोयान कहता है अगर आप किसी चीज को दोष देना चाहते हैं तो अपने अहंकार को दोष दे सकते हैं, आपको इतना ज्यादा ईगोफुल नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद जोयान के हाथ से तुरंत ही एक येलो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, जो कि विद इन अ सेकंड तीनों तियान ब्रदर्स को जलाकर राख में बदल देती है और उसी टाइम पे वो तीनों पपेट बिना किसी के कंट्रोल में रद्दी धातु घाई होते हैं, मतलब एक कचड़ा, और लड़खड़ा कर शहर के नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद जोयान एक स्माइल के साथ धीरे से घूमता है और लुओजिन और बाकी सभी लोगों को देखता है। इस टाइम पे लुओजिन भी स्माइल करता है क्योंकि उसने जोयान के तरीके को भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था। दूसरी तरफ लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेई डॉक्टर तो काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने जब जोयान के एल्यूजनरी क्लोन को डिस्ट्रॉय होते देखा तो उन्हें लगा कि जैसे जोयान को कुछ हो गया हो। हालांकि तभी दोनों जोयान को डांटते हुए कहती हैं अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले आप हमें बता नहीं सकते ताकि हम इस तरीके से डरे ना, हमने तो सोचा था कि आपको कुछ हो गया। तभी लुओजिन भी जोयान के कंधे में मुक्का मारता है, इसके बाद जोयान को छेड़ता है और इसके बाद जैसे ही जोयान लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखता है तो वो दोनों तुरंत ही अपना मुंह घुमा लेती हैं और जोयान से नजरें नहीं मिलाती। तभी जोयान कहता है मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला और सेफ्टी के लिए मैंने आपको नहीं बताया, हालांकि चिंता ना करो अगली बार मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और जोयान ने लास्ट के बाद थोड़ा सा चिल्ला कर बोले थे। हालांकि जोयान की इस बात ने उन दोनों के ही दिल की जो नाराजगी थी उसे तो मिटा दिया था, लेकिन फिर भी वो एक साथ एक ही टाइम पे बोलती है, वो भी गुस्से के साथ, और ऐसे ट्रीट करती है जोयान को कि जैसे उनके साथ अन्याय हुआ हो। हालांकि तभी जोयान कहता है ओह ये सही है, बातचीत में हम इतना ज्यादा बिजी हो गए कि मैं लगभग भूल ही गया कि अभी भी और भी मेहमान हैं। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दोनों हाथों को थपथपाता है और उसके बाद वो अपने होश में आकर सामने फू युलोंग और बुकुई को देखता है। तभी फू यालोंग बुकुई की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर अगली बार तुम्हें किसी को ढूंढना चाहिए तो ऐसे अहंकारी और ईगोफुल पर्संस को मत ढूंढना। क्या तुम अभी भी जोयान को पकड़ने की स्ट्रेटजी बना रहे हो, जबकि तुमने खुद देखा है कि तुम्हारे 3 इडियट्स को जोयान ने कितनी आसानी से मार दिया। तभी बुकुई उनकी तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, अगर वो मरना चाहते थे तो इनका फैसला था, ये उनका खुद का फैसला था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बच्चा वास्तव में ऐसा कुछ करेगा। साथ ही साथ सबसे अजीब बात यह है कि इस बच्चे ने उन तीनों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक धोखा दिया था, इसीलिए वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हैं। हालांकि इस टाइम पे बुकुई जोयान की पावर और अटैक को देखकर तो डर गया था, साथ ही उसे यह भी पता था कि अगर उनकी जगह वो भी होता तो उसके पास भी बचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जोयान के एल्यूजनरी क्लोन सेम जोयान की तरह दिख रहे थे और वो भी इस एल्यूजन में फंस सकता था।
और साथ ही उन्हें एक चीज और भी पता थी कि प्रेजेंट टाइम पे जियोन के ग्रुप के सामने वो फाइट नहीं कर सकते थे, तो वो जो कर सकते थे वो यही था कि एक बार फिर से लौटे और चले जाएं। इस टाइम पे फू यालोंग के भी हाथ कसे हुए होते हैं, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो किंगयांग सिटी को अब तक नहीं जीत पाया था और हर बार उसे बुरी तरीके से पीटा गया था। और ये सब जियोयान के आने के बाद हुआ था। हालांकि इस टाइम पे वो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि वो जियोयान का कुछ ना तो उखाड़ पाएगा और ना ही बिगाड़ पाएगा। साथ ही उसने तियान ब्रदर की हालत तो देखी ही थी। हालांकि इस टाइम पे वो कोई भी जियोयान को काफी ज्यादा गुस्से में देखता है और इसके बाद वो 3 पपेट को देखता है जो कि नीचे शहर पे गिर गए थे। हालांकि वो उन्हें पाना चाहता था, लेकिन वो एक चीज और जानता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि तभी फू यालोंग तुरंत ही कहता है, जियोयान हम निश्चित दौर पर फिर जरूर मिलेंगे। और इसके बाद वो उसी डायरेक्शन में भागने लगता है जिस डायरेक्शन से अभी अभी आया था। ये साला ये फाइट तो शुरू होने से पहले एंड हो गई। चलो हम अपनी BDTH नोवेल लिखते हैं। सब कोई कमेंट पे अपनी अपनी स्टोरियां लिखना शुरू कर दो। मैं BDTH नोवेल लिखना शुरू करता हूँ और आप सबकी कहानियां उसमें जोड़ता जाऊंगा। चलो आगे। उन दोनों के चले जाने के बाद जियोयान तुरंत इस सिटी के नीचे जाता है और तीनों पपेट को देखता है। ये तीनों ही पपेट रिटर्निंग लेवल की होती हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल थी। और अगर वो तीनों भाई ईगोफुल नहीं होते तो जियोयान प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ इन तीनों से बच नहीं पाता। इस टाइम पे जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन तीनों में से एक पपेट को उठाता है। हालांकि ये पपेट जियोयान को काफी ज्यादा भारी फील हो रही थी। साथ ही इसकी बॉडी भी जियोयान को काफी ज्यादा पावरफुल और मेटेलिक लग रही होती है। यहाँ तक कि जियोयान की जिनसेन कोई भी इसके आसपास तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए जियोयान तुरंत ही हेवनली फ्लेम का यूज करके एक खंजर क्रिएट करता है और उससे पपेट पे अटैक करता है। तो पपेट की बॉडी पे हल्का सा स्क्रैच आता है, जबकि जियोयान का वो खंजर तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जियोयान तुरंत ही कहता है कितनी पावरफुल बॉडी है, ये पपेट कुछ खास लगती है। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा सरप्राइज था। इन पपेट को देखकर जियोयान को पता था कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके भी इन पपेट को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पा। और यहाँ तक कि जियोयान का नॉर्दर्न किंग भी इन पपेट के सामने थोड़ा वीक लग रहा होता है। हालांकि जियोयान के नॉर्दर्न किंग के पास अपनी चोटों को रिवाइव करने का एक तरीका था, लेकिन फिर भी उसकी अटैक और डिफेंस पावर सामने वाली कठपुतली या की पपेट से बराबर नहीं की जा सकती थी। क्योंकि अगर नॉर्दर्न किंग अपनी बॉडी को वापस से रिपेयर कर लेता था तो दूसरी पपेट अनब्रेकेबल थी, जिसे ब्रेक करना मुश्किल था। साथ ही जियोयान को यह भी पता था कि इन तीनों पपेट को पूरे अलग ही मेथड के साथ रिफाइन किया गया है। हालांकि जियोयान को एक अंतर और भी पता था कि उसके नॉर्दर्न किंग को बार बार रिवाइव किया जा सकता है और उसकी पावर लाइटिंग को ऑब्जॉर्व करके बढ़ सकती है, लेकिन इन पपेट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही जियोयान ये भी देख सकता था कि इन पपेट की बॉडी में काफी सारे स्क्रैच और क्रैक्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर इन्हें ज्यादा तेज से हिट किया गया तो ये ज्यादा बड़े अटैकों को झेल नहीं पाएंगी और डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और शायद यही रीजन था कि उन तीनों ने एक साथ अपनी अपनी पपेट का यूज किया था और पास्ट में भी वो यही तरीका यूज करते थे। लेकिन उनका बैड लक था कि आज वो जियोयान के सामने फंस गए और जियोयान के इल्यूजनरी क्लोन को जियोयान समझकर उस पर अटैक कर दिया था, जिसका फायदा अपने ठरकी ने उठाया था। हालांकि पपेट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक बार जब ओनर मर जाता है तो वो भी काम करना बंद कर देती है। हालांकि तभी जियोयान के पीछे से एक आवाज आती है, ये पपेट हेवनली पपेट सेक्ट की होनी चाहिए। और जैसे ही मुड़कर जियोयान पीछे देखता है तो ये झोंक ताई होते हैं, क्योंकि पिल के बाद उनका ऑरा तो कमजोर था लेकिन चोटें पहले ही रिकवर हो चुकी थी। तभी जियोयान उनसे कहता है, हेवनली पपेट सेक्ट वो क्या है? आखिरकार जियोयान ने ऐसे किसी भी सेक्ट के बारे में कहीं भी नहीं सुना था, तो आखिरकार वो लोग जियोयान के पास क्यों आए थे उससे फाइट करने के लिए, जबकि जियोयान का तो उनसे कोई लेना ही देना नहीं था। साथ ही जियोयान को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये तीनों हेल्पर होंगे, क्योंकि जियोयान ने देखा था कि उन पांचों की एक दूसरे में किसी से नहीं बन रही थी। साथ ही जियोयान को रीजन भी पता नहीं होता। तभी लुओ जिन कहता है, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट साउथ रीजन के 3 पावरफुल सेक्ट में से एक है। साथ ही मुझे जो पता है उसके हिसाब से वे सी क्लाउड पैलेस को सपोर्ट कर रहे हैं और यही एक रीजन है कि सी क्लाउड पैलेस इतना ज्यादा एरोगेंट और पावरफुल और दबंग है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बार उन्होंने अपने लोगों को सी क्लाउड पैलेस की तरफ से क्यों भेजा। क्या ऐसा हो सकता है कि सी क्लाउड पैलेस किंगयांग सिटी पे कब्जा नहीं कर पाई थी और उन्हें ये सिटी चाहिए हो। और इसके बाद वो जियोयान के सामने आ जाता है। तभी जियोयान कहता है, हेवनली पपेट सेक्ट वास्तव में साउथ रीजन का 3 पावरफुल सेक्ट में से एक सेक्ट है। ऐसा लगता है कि बर्निंग फ्लेम वैली में मैं उनका सामना करूंगा। और इसके बाद जियोयान याद करने लगता है अभी जो हुआ होता है। हालांकि लुओ जिन की बात को सुनकर जियोयान को पूरी तरीके से भरोसा नहीं हुआ था कि वास्तव में इन्हें हेवनली पपेट सेक्ट ने ही भेजा था, क्योंकि जियोयान ने इन साथियों की आंखों में देखा था जो कि लालच से भरी हुई थी, और ये जियोयान ने लुओ तियान की आंखों में भी देखा था। हालांकि जियोयान को पता था कि अगर वो इसका रीजन जानना चाहता है तो उसे अगली बार मिलने का वेट करना होगा। और अभी तो जियोयान मेन इन तीनों पपेट को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, क्योंकि 3 रिटर्निंग लेवल की पपेट होने के बाद जियोयान की फाइटिंग पावर एक बार फिर से बढ़ जाती। और ये सोचते हुए जियोयान के चेहरे पे अचानक ही एक स्माइल आ जाती है और एक ही थॉट के साथ जियोयान की स्पिरिचुअल पावर निकलती है और इन पपेट्स की बॉडी में और उसके सिर में इंटर हो जाती है। और इसके बाद जियोयान का स्पिरिचुअल प्रिंट वहाँ पे क्रिएट होने लगता है, जहाँ पे तियान ब्रदर का स्पिरिचुअल प्रिंट होता है। और इतना करने के बाद जियोयान तुरंत ही एक थॉट के साथ उन पपेट को ऑर्डर देता है और वो पपेट जियोयान के सामने घुटने टेक देते हैं, जिसके बाद माना जा सकता था कि ये पपेट जियोयान के कंट्रोल में है। हालांकि जियोयान ने एक ही पपेट को कंट्रोल किया था और उनमें से लिटिल फेरी डॉक्टर और दूसरी लियू फैमिली को दे दी थी सेफ्टी के लिए। सही दिमाग लगाया भाई लॉन्डे ने, I mean ठरकी ने। अब
लिटिल फेरी डॉक्टर को भी टेंशन नहीं है कि कोई उसे छू सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पता था कि जॉन ने उसे पपेट क्यों दी है, क्योंकि इस पपेट की हेल्प से वो जियोयान की हेल्प कर पाएगी और उसके साथ हर एक फाइट में इंटर हो पाएगी। भले उसकी पावर ना हो, लेकिन पपेट के कारण जियोयान उसे अपने साथ रख सकता है। साथ ही जब ल्यू हुआबाई को पता चलता है कि जियोयान वास्तव में ल्यू फैमिली को एक पपेट देना चाहता है, तो वो भी काफी ज्यादा खुश हुआ था। आखिरकार उसकी ल्यू फैमिली काफी ज्यादा छोटी सी सेक्ट थी जो कि हमेशा ही संकट में रहती थी। जियोयान के आने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आए और अब तो उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण ल्यू फैमिली और ल्यू हुआबाई जियोयान का काफी ज्यादा आभारी होते हैं। और इस टाइम पे तो जॉन ने वास्तव में ल्यू फैमिली को एक रिटर्नेंस एक्सपर्ट का एक पपेट दे दिया था और ये इतना बड़ा एहसान था जो कि किसी को भी एक्साइटेड कर सकता था। इसीलिए ल्यू हुआबाई भी तुरंत ही उस पपेट पे अपना स्पिरिचुअल प्रिंट छोड़ता है और उस पपेट को कंट्रोल होते हुए देखकर तुरंत ही काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद जियोयान के सामने घुटने टेकते हुए अपनी पूरी ल्यू फैमिली का नेतृत्व करता है, यानी कि ल्यू फैमिली को लीड करता है और जियोयान को ग्रीट करता है और कहता है मेरी ल्यू फैमिली मिस्टर जियोयान के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी और आज से मेरा ल्यू फैमिली मिस्टर जियोयान के गाइडेंस का ही पालन करेगी और जब भी मिस्टर जियोयान कोई भी ऑर्डर देंगे मेरी ल्यू फैमिली बिना किसी संकोच के उसे पूरा करेगी। और जैसे ही ल्यू हुआबाई ऐसा कहता है तो उसके पीछे की पूरी ल्यू फैमिली भी यही दोहराती है और इस आवाज ने पूरे ही किंग यांग शहर को हिला दिया था। तभी जियोयान कहता है मैं तुम्हें ये पपेट दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये शहर छोड़ने वाला हूँ और उस समय बाई हुआ भी मेरे साथ होगा। उस टाइम पे फू यालोंग को रोकने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो इस पपेट का यूज मत करिएगा, वरना ये और भी बड़ा डिजास्टर ला सकता है। ये देखकर ल्यू हुआबाई तुरंत ही अपना सिर हिलाता है। हालांकि तभी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आसमान में काले बादल आने लगते हैं। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है 9 हैपन डिवाइन लाइटिंग, उन्होंने अभी अभी लाइटिंग की शपथ ली है। ये देखकर लुओ जिन झोउ ताई भी काफी ज्यादा शौक होते हैं कि पूरी ल्यू फैमिली ने अभी अभी लाइटिंग की शपथ ली थी और उन्होंने अपने पूरे ही भाग्य को जियोयान को सौंप दिया था और शायद बहुत कम ही लोग थे जो कि ऐसा करने की हिम्मत कर सकते थे। इस टाइम पे जॉन भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है जब ये देखता है और इसके बाद कहता है हर कोई, इसके लिए जियोयान मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके उनके सामने झुकता है और लुओ जिन और उसके पीछे के सभी लोग जब जियोयान को ऐसा करते हुए देखते हैं तो काफी ज्यादा तारीफ जियोयान की करते हैं और उनके दिल में जियोयान की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में लौट आते हैं और यहाँ पे जियोयान भी अपने रूम में लौटने के बाद उन तीनों तियान ब्रदर्स की स्टोरेज रिंग को निकालता है। हालांकि जियोयान उस स्टोरेज रिंग में काफी रेयर डुइक्वी टेक्निक्स और डू टेक्निक्स साथ ही साथ मेटल मटेरियल्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर थे, लेकिन जियोयान को उनकी स्टोरेज रिंग के अंदर एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिलता। और इस टाइम जियोयान को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों था, क्या ये वास्तव में इतने ज्यादा गरीब थे या कि फिर इनका मोटिव कोई और था। हालांकि इस टाइम तक ल्यू फैमिली का माहौल काफी ज्यादा शांतिपूर्ण था क्योंकि फू यालोंग एक बार निकल चुका था और 2 बार हारने के बाद वो आसानी से तो लौटने वाला नहीं था और इसी तरीके से 1 महीना बीत चुका होता है। हालांकि झोउ ताई के अकॉर्डिंग अभी भी कुछ टाइम बचा था, लेकिन जियोयान जल्द से जल्द अब यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि उसे यही लग रहा होता है अगर रास्ते में हेवनली पपेट सेक्ट के लोग मिल गए तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भरा हो सकता था। इस टाइम पे जियोयान के ग्रुप में बाई हुआ, लिटिल फेरी डॉक्टर, लुओ जिन, जायंट टेप, झोउ ताई और म्यूलिंग थे और ये कुल 7 लोगों का ग्रुप था। जहाँ तक लैंग बिंगजुआन की बात है, जियोयान ने उसे मोरोंग कियानयान को वापस भेजने के लिए भेजा था ताकि वो उसे बेस्ट रीजन में वापस छोड़कर आए और नरवाल स्नेक ने ल्यू फैमिली के अंदर ही रहने का फैसला किया था और जियोयान जानता था कि नरवाल स्नेक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जियोयान की तरफ से ल्यू फैमिली की रक्षा कर पाए। हालांकि तभी बाई हुआ इस चीज से काफी ज्यादा खुश होकर नरवाल स्नेक को अपने ब्लड के एसेंस की एक ड्रॉप दे देता है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि इस ब्लड एसेंस से नरवाल स्नेक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक तो पहुंच ही जाएगा। दूसरी तरफ लैंग बिंगजुआन और कियानयान वो दोनों ही जियोयान और बाई हुआ को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके कहने के कारण वो चुपचाप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही जॉन ने यह भी देखा था कि लैंग बिंगजुआन रिटर्निंग लेवल पर पहुंचने वाली है और यही रीजन था कि जॉन वो चाहता था आइस स्पिरिट फ्रोजन फाउंटेन की हेल्प से वो जल्द से जल्द रिटर्नेंस लेवल पर पहुंच जाए। जहाँ तक लिटिल फेरी डॉक्टर की बात थी, जियोयान को पता था कि वो उसे चोट तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर वो उसे ल्यू फैमिली में रुकने के लिए कहेगा तो लिटिल फेरी डॉक्टर जरूर ही उसका पीछा करेगी, जो कि उसे काफी प्रॉब्लम में डाल सकता था। इसलिए जियोयान ने उसे अपने साथ ही रखना बेटर समझा क्योंकि उस टाइम पे वो हर समय उसकी रक्षा कर सकता था। जिसके बाद ये 7 लोगों का ग्रुप साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली थी और 1 महीने बाद वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होना था, इसीलिए ये काफी ज्यादा आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही जॉन को पता था कि ये तीनों ही सेक्ट साउथ रीजन के सबसे साउथ एरिया में है, जबकि किंग यांग सिटी साउथ वेस्ट रीजन में थी। इसका मतलब था कि इन्हें पूरे ही वेस्ट रीजन से होकर गुजरना था।
इस टाइम पे जोयान का ग्रुप पहला पड़ाव ल्यूकांग सिटी में डालता है। हालांकि वो 2-4 दिन से किसी सिटी में रुकना चाहते थे, लेकिन ल्यूकांग सिटी सबसे बड़ी सिटी उन्हें मिली थी और इस टाइम पे जोयान को पता था कि ये ल्यूकांग सिटी एशियन स्वेज सिटी से बिल्कुल भी कम नहीं थी और इस टाइम पे ये सिटी साउथ वेस्ट के बॉर्डर पर होती है, कुछ बड़े शहरों में से एक। तभी जोगताई कहते हैं ल्यूकांग सिटी के अंदर लगभग 10+ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट है। हालांकि वो पहले कभी ल्यूकांग सिटी में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इसका नाम जरूर सुना हुआ होता है। तभी लुओजिन कहता है जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से ल्यूकांग सिटी साउथ वेस्ट के बॉर्डर के कुछ शहरों में से एक है, जिसे सी क्लाउड पैलेस अपने अंदर मिला लिया है। अभी तक अपने अंदर निगला नहीं, मतलब अभी तक अपने अंदर मिलाया नहीं है, क्योंकि लुओजिन को पता था इस सिटी के अंदर एक पावरफुल पर्सन है और उसी के कारण ल्यूकांग सिटी अभी तक प्रोटेक्ट है। तभी जियान कहता है फू यूलोंग के लिए एक ऐसे शहर को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है जो कि एक रिटर्नेंस एक्सपर्ट के प्रोटेक्शन में हो, क्योंकि जियान ने यहाँ पे ऑरा फील कर लिया था। जिसके बाद जियान कहता है चलो आराम करने के लिए जगह ढूंढते हैं, क्योंकि हमें कल फिर से निकलना है। और इसके बाद थकी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और इसके बाद उन 7 लोगों का ग्रुप सिटी के अंदर धीरे धीरे चलने लगता है। इस टाइम पे सिटी के हर एक लड़के की नजर सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर ही थी और इसके बाद आसपास के लोग तुरंत ही बात करने लगते हैं, ये लड़की कितनी सुंदर है, मैंने अब तक जितनी भी लड़कियों को देखा है ये उनमें से सबसे सुंदर है। तभी दूसरा बंदा कहता है ये सच में काफी सुंदर है, लेकिन इसकी नजरें इतनी ठंडी क्यों है, ये वास्तव में किसी को जिंदा ही जमा सकती है। तभी तीसरा बंदा कहता है तुम क्या जानो, इसी तरीके की लड़कियां तो सबसे अच्छी होती हैं। और इन बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पूरी बॉडी किलिंग इंटेंट ऑरे के साथ कांपने लगती है और वो बस कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी जोयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है चलो चलते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जोयान उन लोगों को देखता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में गलत सलत कह रहे थे और जोयान की आंखों से तुरंत ही ब्लू कलर की फ्लेम्स निकलती हैं जो कि उन सभी लोगों को तुरंत ही जमा देती हैं। और इसके बाद इन लोगों का ग्रुप एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है। उसी टाइम पे ल्यूकांग सिटी के सेंटर में एक ओल्ड मैन जो कि चाय पी रहा था अचानक ही खड़ा होता है और उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ जोयान का ग्रुप था। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है मेरे ल्यूकांग सिटी के अंदर इतने पावरफुल लोग क्यों आए हैं। और उसके बाद अपने गार्ड को देखता है और कहता है जल्दी जा और क्लेन के चीफ को बुलाओ, जिसपे गार्ड तुरंत ही झुकता है और पीछे हट के गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जोयान भी गेस्ट हाउस में रुका और आराम कर रहा था। कुछ दिनों की जल्दबाजी के कारण जोयान तो ठीक था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर और म्यूलिंग अपने कल्टीवेशन के कारण काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए आज उन्होंने ल्यूकांग सिटी में रुकने और आराम करने का फैसला किया था। हालांकि जोयान और बाकी सभी लोगों को गेस्ट हाउस में रुके हुए अभी आधे घंटे से भी कम ही टाइम हुआ था कि तभी अचानक गेस्ट हाउस के बाहर एक हाफ एजेड मैन आता है। और जब सभी लोग गेस्ट हाउस के बाहर उस हाफ एजेड मैन को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं थी कि ये पर्सन वास्तव में यहाँ दिखाई देगा। हालांकि गेस्ट हाउस का मैनेजर जब उस हाफ एजेड मैन के क्वेश्चंस को सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो जोयान के बारे में जानना चाहता था। जिसके कुछ ही टाइम के बाद जोयान के दरवाजे में खटखट होती है और जोयान जो की कल्टीवेशन कर रहा था तुरंत ही उठता है और दरवाजे के सामने अपेयर होता है। जोयान देख सकता था कि रूम के बाहर खड़े हुए लोग लुओजिन और बाकी सभी लोग होते हैं, साथ ही उनके साथ एक और हाफ एजेड मैन था और ये वही पर्सन होता है जो कि गेस्ट हाउस के मैनेजर से जोयान और बाकी लोगों के बारे में पूछ रहा था। तभी जॉन उस पर्सन को देखते हुए तुरंत ही लुओजिन से कहता है आखिरकार क्या चल रहा है। तभी वो हाफ एजेड मैन कहता है आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, मैं ल्यू चांग सेंग हूँ, ल्यूकांग सिटी में ल्यू क्लेन का चीफ, और मैं खास तौर पर आपको ल्यू क्लेन में चैट करने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो जोयान को देखता है और तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, क्योंकि उस टाइम पे जब उसने इस ग्रुप को देखा था तो उसे नहीं पता था कि ये ग्रुप कौन लीड कर रहा है, लेकिन अपने सामने जोयान को देखकर उसे पता चल गया था कि जब सब जोयान को ही देख रहे हैं तो इसका मतलब इस ग्रुप को यही बंदा लीड कर रहा होगा। हालांकि वो जोयान को इतना यंग देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, और अगर ये इस थॉट के लिए ना होता कि उसके फादर ने उसे पोलाइट होने के लिए कहा था तो इतने यंग पर्सन के सामने वो कभी भी ग्रीड नहीं करता। हालांकि उसकी पावर को देखकर जॉन खुद से ही बुदबुदाते हुए कहता है मिड ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। और इसके बाद जॉन कहता है मैं माफी चाहता हूँ, हमारे ग्रुप के पास आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, हम केवल यहाँ एक रात आराम करना चाहते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो मुझे लगता है कि ल्यू क्लेन के चीफ आप वापस लौट सकते हैं। इस टाइम पे जॉन समझ गया था कि यह बंदा इस चीज को लेकर डरा हुआ है कि कहीं वो सब उसकी सिटी में परेशानी पैदा करने के लिए ना आए हो, इसीलिए जॉन पहले ही उसे बता देता है कि वो यहाँ किस लिए है। हालांकि तभी वो एक बार फिर कहते हैं मुझे लगता है कि आप गलत समझ गए हैं, वास्तव में मैं केवल आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं है। उसकी बात को सुनकर जोयान लुओजिन की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है पैट्रियार्ट लियो आप, लेकिन वो तुरंत ही कहते हैं इतनी कम एज के अंदर आपका कल्टीवेशन इस लेवल पर पहुंच चुका है, मैं दिल से आपकी तारीफ करता हूँ। मेरा मानना है कि मैंने जितने भी यंग लोगों को देखा है उसमें आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसलिए क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए मेरे ल्यू फैमिली में बात करने के लिए आ सकते हैं। इस टाइम पे जोयान जो कि मना करने वाला था तुरंत ही समझ जाता है जैसे ये आवाज उसके कान में पड़ती है, क्योंकि ये आवाज काफी ज्यादा ओल्ड थी और जोयान समझ गया था कि उसे इनवाइट करने वाले लोग ये हाफ एजेड मैन नहीं बल्कि वो रिटर्निंग एक्सपर्ट ओल्ड मैन है। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है ठीक है, क्योंकि पैट्रियार्ट लियो हमें इनवाइट कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। और इसके बाद जोयान लुओजिन के कंधे को थपथपा
आता है और अचानक ही लुओजिन की आंखें साइन होती हैं जैसे कि उन्होंने सारे में ही कोई बात कर ली हो। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जियो यान ने कहा था तो करना है, इसीलिए उन सातों के सातों का ग्रुप ल्यू क्लेन की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद उनके मेंशन में पहुंचने के बाद जियो यान उन ओल्ड मैन को देखता है जिनने पहले उससे बात की थी, और उसी टाइम पे लुओजिन अपने सामने उस ओल्ड मैन को देखकर तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि उसने भी अंदाजा लगा लिया था कि जियो यान का दिमाग बदलने वाला पर्सन यही ओल्ड मैन होना चाहिए। इस टाइम पे वो ओल्ड मैन जियो यान के ग्रुप के सामने खड़ा हुआ होता है और ल्यू क्लेन का पैट्रियार्ड उनके पास खड़े हुए थे और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से उन्हें देख रहे थे। इस टाइम पे ओल्ड फिगर काफी ज्यादा छोटी और पतली होती है, साथ ही उनकी आंखें और ऑरा काफी ज्यादा प्राउड होता है और हाथ में एक छोटी सी चलने वाली लकड़ी पकड़ी हुई होती है और दूसरा हाथ उनकी पीठ के पीछे था। साथ ही जियोन को देखते हुए वो स्माइल कर रहे थे और कहते हैं मेरा नाम लियू या है और आप मुझे लियू फैमिली का प्रोटेक्टर कह सकते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही जियोन की तरफ देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ा देते हैं और लियू चांग सेंग जब ओल्ड मैन की ऐसी हरकतें देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार लुइया एक जूनियर के सामने क्यों झुकेंगे। वो तुरंत ही समझ गया था कि ये यंग मैन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तभी जियोन भी उनकी तरफ ग्रीट करते हुए कहता है मैं जियो यान हूँ और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, अगर मैंने आपको किसी भी तरीके से नाराज किया तो मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। और इसके बाद स्माइल करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। इस टाइम पे जियो यान के पीछे के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार जियोन किस चीज की माफी मांग रहा है। हालांकि ये बात तो जियो यान और ओल्ड मैन ही जानते थे, क्योंकि जियोन ने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके दो लोगों को उड़ा दिया था, दो नहीं कई लोगों को उड़ा दिया था और उनमें से कुछ ल्यू क्लेन के भी थे और जाहिर तौर पर यहाँ पे मामले का स्पष्टीकरण देना होता है। हालांकि तभी ओल्ड मैन कहते हैं मिस्टर जियो यान आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये सिर्फ कुछ बेकार की चीजें हैं, इसे परिवार की सफाई के रूप में माने और कृपया बैठ जाएं। और इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे टेबल में कुर्सियां लग जाती हैं और सभी लोग के बैठने का इंतजार होता है और दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और बात ही बात में लिया को पता चलता है कि जोयान किंग यांग सिटी से आया है और इसके बाद अचानक उसकी आंखें साइन होती है और वो तुरंत ही मोटे तौर पर अंदाजा लगाकर कहता है तो आप किंग यांग सिटी से आए हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले आप सी क्लाउड पैलेस के पैलेस मास्टर से भी लड़े हैं, है ना। साथ ही इस टाइम पे लिया थोड़ा सा हैरान भी होता है। तभी जॉन भी हंसते हुए कहता है हाँ, आखिरकार पैलेस मास्टर के हारने का जो मामला था वो साउथ वेस्ट रीजन के साथ साथ दूर दूर तक फैल गया था और लिया को भी इसके बारे में पता चला था, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं मिस्टर जियोयान आप वास्तव में एक यंग हीरो हैं। तभी जियोयान कहता है मुझे नहीं लगता कि ओल्ड मिस्टर फू यूलोंग को ये बताएंगे कि हमने किंग यांग सिटी को छोड़ दिया है ना। जियोयान की बात को सुनकर लुइया काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और इसके बाद तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं आप सही कह रहे हैं मिस्टर जियोयान, आप मजाक कर रहे होंगे, वैसे भी मेरे ल्यू फैमिली और सी क्लाउड पैलेस के बीच के संबंध अच्छे नहीं है। फू यूलोंग ने मेरे फैमिली के लिए कई बार परेशानी खड़ी की है और मैंने उसे पीटा भी है, मेरी फैमिली उससे काफी नफरत करती है, मैं स्वाभाविक तौर पर आपके ठिकाने के बारे में उसे नहीं बताऊंगा। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही स्माइल करता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है इसके लिए फिर धन्यवाद आपका। तभी वो कहते हैं मैं सरप्राइज हूँ कि मिस्टर जियोयान इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं, अगर संभव है तो मेरी ल्यू फैमिली आपकी मदद करने में सक्षम हो सकती है। तभी जियोयान कहता है हम साउथ डायरेक्शन पे जा रहे हैं, द एक्सट्रीम साउथ, साउथ माउंटेन रेंज, 3 सुपर सेक का एरिया। ये सुनकर लिया तुरंत ही कहते हैं मुझे डर है कि इसमें आपको काफी टाइम लगेगा आपकी गति से। और इसके बाद वो तुरंत ही 7 लोगों में लिटिल फेयर डॉक्टर और म्यूलिंग को देखता है जिनका ऑरा और पावर काफी कम था और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है कि मुझे डर है आधे महीने के बिना आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, जिसपे जियोयान और बाकी लोग भी अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लगभग 1 महीने पहले यहाँ से नहीं निकलते। तभी लुइया स्माइल करते हुए कहते हैं मिस्टर जियोयान आप इस बार मेरे ल्यू कांग सिटी में आए हैं, ये कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मेरी ल्यू फैमिली ल्यू कांग सिटी के अंदर उड़ने वाले मैजिकल बीस्टों को पालने के लिए जानी जाती है, जिसका यूज करके हम अपने यहाँ के लोगों को और मेहमानों को आसानी से यहाँ वहाँ भेज पाते हैं। अगर मिस्टर जियोयान चाहते हैं तो मेरी ल्यू फैमिली उन मैजिकल बीस्ट का यूज कर सकती है जो कि आपको एक्सट्रीम माउंटेन रेंज पर छोड़ सकते हैं और समय भी काफी ज्यादा कम लगेगा। लुइया की बात को सुनकर जियोयान तुरंत ही खुश हो जाता है। हालांकि जाने से पहले जियोयान ने इस चीज को सोचा था और वो किसी जंगल से किसी मैजिकल बीस्ट को पकड़ना ही चाहता था, लेकिन उस मैजिकल बीस्ट का कल्टीवेशन काफी कम था और उसकी स्पीड भी काफी धीमी थी, इसीलिए जियोयान ने इस थॉट को पूरी तरीके से हटा दिया था। हालांकि लुइया ने वास्तव में उसे एक काफी अच्छा चांस दिया था और वो अगर इस मैजिकल बीस्ट का यूज करके अपनी जर्नी करता तो ये वास्तव में उसके लिए काफी आसान हो सकता था और काफी परेशानियों से भी बचा सकता था, इसीलिए ये काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला था। इसीलिए जियोयान कहता है क्योंकि आपने इसे ऑफर किया है मैं जरूर इसे एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर लुइया तुरंत ही कहते हैं मिस्टर जियोयान को पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, जब कोई बाहर होता है तो दूसरों की सुविधाजनक यात्रा के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, आखिरकार ज्यादा दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है। आप में से हर कोई आज रात मेरे मेंशन में क्यों नहीं रुकता, कल ओल्ड में आप सभी को लेकर जाऊंगा और एक मैजिकल बीस्ट चुनने के लिए, जिसके बाद आप एक्सट्रीम साउथ की तरफ जा सकते हैं। साथ ही लुइया उन्हें यह भी बताता है कि हर मैजिकल बीस्ट का कल्टीवेशन अलग अलग है
है, इसीलिए उनकी स्पीड भी थोड़ी अलग अलग होगी। हालांकि जोयान का ग्रुप अभी भी यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ा सा झिझक रहा होता है। तभी लुइया कहते हैं, मिस्टर जोयान कृपया गलत ना समझे, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ठहरे क्योंकि आप सभी लोग जर्नी में काफी ज्यादा थक चुके हैं। साथ ही साथ ओल्ड मैन ने आपको परेशान किया है और यहाँ पे इनवाइट किया है, तो ये माफी और दोस्ती दोनों के लिए माना जा सकता है। मिस्टर जोयान आप क्या सोचते हैं? और इसके बाद वो लुओजिन और बाकी सभी को देखने के बाद जोयान को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जोयान जो डिसीजन लेगा इन सब का भी वही डिसीजन होगा। तभी जोयान कहता है, क्योंकि मिस्टर आप इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं जरूर इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और इसके बाद तुरंत अपनी सीट से खड़ा होकर काफी पोलाइटली उन्हें ग्रीट करता है। और इसके बाद जोयान का ग्रुप लियू फैमिली के रेसिडेंस में रुक जाता है और साथ ही साथ रात को एक काफी अच्छा भोजन और पार्टी तैयार की जाने की ऑर्डर दिया जाता है। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम पे आ जाते हैं और इस टाइम पे लुइया काफी ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था। हालांकि उसकी स्माइल के कारण जोयान का दिल पूरी रात ही घबराता रहा। हालांकि अगले दिन जोयान का ग्रुप लुइया और लियू चांग सेंग के नेतृत्व में यानी कि गाइडेंस में शहर के बाहर जाता है और एक वैली में पहुंच जाता है। और उस घाटी में पहुंचने के बाद उन्हें काफी बदबू आने लगती है। ये देखकर लुइया तुरंत ही कहता है, कृपया नाराज ना हो, ये गंध ब्लड की नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि इन हाई रैंक के बीस्टों के लिए परेशानी पैदा न करने के लिए कुछ मेडिसिनल पाउडर खरीदा है और इस पाउडर को हर जगह बिखेर दिया गया है और यही कारण है कि ये ऐसा है। हालांकि जैसे ही जोयान का ग्रुप उस वैली के अंदर एंटर होता है तो उन्हें अपने सामने काफी सारी ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं, जिसके बाद जोयान अपने सामने एक ढलान को देखता है जिसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसे 2 हिस्सों में काटा गया था और उसके बीच में एक ब्रिज होता है और उस ब्रिज के नीचे 10 पवेलियंस होते हैं, मतलब की जगह। और उस पुल के नीचे कोई भी देख सकता था कि काफी सारे मैजिकल बीस्ट उड़ रहे थे, जिसमें से कुछ को तो लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और कुछ अपने आप ही फ्री उड़ रहे होते हैं। साथ ही जॉन इस ब्रिज को देखता है जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक था, तो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लुइया भी जॉन के ऐसे इंप्रेशन देखकर तुरंत ही खिलखिला के हंसता है और इसके बाद कहता है, ये ब्रिज मेरे ल्यू क्लेन के एंसेस्टर द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये ब्रिज काफी नॉर्मल चीजों से बनाया गया था, लेकिन इसमें एक फॉर्मेशन है जिसके कारण लोग यहाँ से चल सकते हैं और साथ ही साथ ये मैजिकल बीस्ट का भी वजन झेल सकता है। साथ ही इस टाइम पे बोलते हुए वो काफी ज्यादा प्राउडली फील कर रहा होता है। हालांकि तभी जोयान और सभी लोग के देखते ही देखते एक मैजिकल बीस्ट के बैठते ही वो पुल धीरे से टूट जाता है और वो मैजिकल बीस्ट जो कि अभी अभी उस पुल पे उतरा था वो तुरंत ही हवा में उड़ जाता है। ये देखकर जोयान तो शांत रहता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को हंसी आ जाती है। हालांकि तभी लुइया थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हुए 2-3 बार खांसते और इसके बाद कहते हैं, इस बर्ड को पर्पल विंड बर्ड कहा जाता है और ये सभी बड़े बर्ड टाइप मैजिकल बीस्टों में सबसे हल्का था। हालांकि थोड़े टाइम पहले हमारा कारोबार काफी अच्छा चल रहा था और इनकी खवाई पिवाई के कारण इनका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है। और इसके बाद वो अपनी नाक को उंगली से रगड़ते हुए लियू चांग सेंग की तरफ देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, चांग सेंग आज से इन उड़ने वाले मैजिकल बीस्टों का ट्रेनिंग दुगना कर दो। ये सॉरी हंसी आ गई। ये देखकर चांग सेंग काफी ज्यादा शौक होता है, जबकि जोयान और बाकी सभी लोग अजीब तरीके से स्माइल करते हैं। और इसके बाद लुइया के गाइडेंस में वो लोग वैली के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि वो लोग नीचे जा ही रहे थे कि तभी ब्लू कलर की एक ड्रेस पहने हुए एक यंग लड़की उन्हें दिखाई देती है, जो कि उसी जगह से थोड़ी दूर से गुजरती है। और उसे देखकर जोयान और लुओजिन काफी ज्यादा शौक होते हैं और तुरंत ही कहते हैं, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल लेट स्टेज। इस लड़की का कल्टीवेशन काफी पावरफुल है। तभी लुओजिन कहता है, मुझे डर है कि ये मुझसे थोड़ी ही पावरफुल है। तभी लुइया जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जोयान आपको समझना चाहिए कि उड़ने वाले मैजिकल बीस्टों का कल्टीवेशन अलग अलग होता है और उनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। मेरी ल्यू फैमिली द्वारा उड़ाए गए सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट की पावर इंटरमीडिएट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है और उसकी स्पीड से आपको ल्यूकांग सिटी से एक्सट्रीम साउथ डायरेक्शन में जाने में लगभग 10 दिन लगेंगे। क्या आप तैयार हैं? तभी जॉन एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, अगर ये मामला है तो मुझे आपको परेशान करना होगा। तभी लिविया जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जोयान को पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, प्रति व्यक्ति 300 स्पिरिचुअल स्टोन लगेंगे। और इसके बाद वो तुरंत ही एक स्टोरेज रिंग जोयान की तरफ बढ़ा देता है और इस टाइम पर वो जोयान को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। तभी जोयान के पीछे के सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि इस ओल्ड मैन ने तो कहीं भी नहीं कहा था कि इस मैजिकल बीस्ट के लिए उन्हें स्पिरिट स्टोन देने होंगे। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना। ओके, बाय बाय 3N फैमिली।